हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ हिमांशु में। तो दोस्तों, जो हमारा कल का थोड़ा सा टॉपिक बचा था ज्योग्राफी में, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे भारत एक नज़र में, कौन सा टॉपिक था हमारा? हमारा टॉपिक था दोस्तों भारत एक नज़र में, मतलब संपूर्ण भारत का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, हमने हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे हिंद महासागर का महत्व तो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों भारत है ना, भारत हिंद महासागर, ये सारा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये जलमग्न, जल का पूरा ये क्षेत्र, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, ये पूरा जल क्षेत्र, ये तो दोस्तों ये हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर में भारत क्या है ना, केंद्रीय अवस्थिति रखता है। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर ही क्यों रखा है, भारत के ऊपर क्यों रखा? तो दोस्तों हिंद महासागर में केवल एक ही कारण है कि भारत क्या है ना, हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति रखता है। इसी कारण इस महासागर का नाम क्या, हिंद महासागर रखा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, ये हमारा भारत है। अब हम ये देखते हैं कि हमें समुद्र में कितने किलोमीटर तक, कितने नॉटिकल माइल तक हमारा अधिकार रहता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। दोस्तों भारत क्या है ना, अपने इस पेनिनसुला से, मतलब अपने इस प्रायद्वीप के कारण भारत हिंद महासागर को दो भागों में बांट देता है। इसे कहते हैं अरब सागर और इसे कहते हैं दोस्तों बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसे बे ऑफ बंगाल कह देते हैं, इसे अरब सागर कह देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी, ये मान लो, ये मैंने एक रेखा डाल दी 12 किलोमीटर दूरी की। ठीक है, इस 12 किलोमीटर की दूरी तक, 12 किलोमीटर कह लो या फिर 12 नॉटिकल माइल कह लो, इस 12 नॉटिकल माइल तक दोस्तों भारत को क्या है ना, जितने भी खनिज संसाधन निकलेंगे, जैसे पेट्रोल, तेल वगैरह, कोई शिप जा रही है तो उससे टैक्स वसूलना, ये सारे अधिकार रहते हैं भारत को। ठीक है, और दोस्तों जो कि यहाँ से ये तो 12 किलोमीटर तक हो गया, लेकिन जो 200 किलोमीटर एक रेखा और है, ये 200 किलोमीटर की है। ठीक है, इसे 200 नॉटिकल माइल कह देंगे, ये 200 नॉटिकल माइल की है। इस 200 नॉटिकल माइल के अंदर दोस्तों भारत को ऐसे मान लो कोई परीक्षण करना है, किसी मिसाइल का परीक्षण करना है। ठीक है दोस्तों, भारत ऐसे समुद्र के यहीं पर तो मिसाइल का परीक्षण करेगा, किसी देश के यहाँ तो नहीं करेगा। दोस्तों भारत ने अपनी मिसाइल छोड़ी कहाँ से, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से। तो भारत समुद्र में, हिंद महासागर में भारत 200 नॉटिकल माइल तक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, ये भारत को अधिकार रहता है। ठीक है, भारत को नहीं, किसी भी देश को जिसके यहाँ पर क्या कोस्टल बेस लाइन होती है ना, कोस्टल लाइन होती है, समुद्र होता है, उन देशों को। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ये हमने बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको चित्र बनाकर कुछ बातें हैं उन्हें और समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा इसे ऊपर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने बनाया है, ये इस साइड के भाग को अपन मान लेंगे स्थल भाग। कैसा, इस साइड का जो पूरा भाग है ना, ये स्थल है। ठीक है, और इसमें अपन जल भर लेते हैं। चलो यहाँ पर जल डाल दो, यहाँ पर जल भर देते हैं। चलिए साफ, ये यहाँ पर हमने दोस्तों जल भर दिया। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, यहाँ से हम एक रेखा डालेंगे जो कि इन सारे जो तट है ना, इन तटों को मिलाएगी। ठीक है, इन सारे तटों को ये रेखा मिलाती है। ठीक है, ये जीरो किलो, जब ये तटों को मिलाएगी तो ये 0 किलोमीटर पे होगी, कितने, 0 किलोमीटर पे। ठीक है, जब ये रेखा तटों को मिलाएगी तो ये 0 किलोमीटर पे होगी। ठीक है, अब दोस्तों इस रेखा को नाम दिया जाता है क्या, आधार रेखा। क्या रेखा, आधार रेखा, इस रेखा को नाम दिया जाता है। ठीक है, इसकी दूरी कितनी होती है तटों से, 0 किलोमीटर। दोस्तों ये सारी रेखाएं जो भी मैं आप यहाँ पर खींचूंगा, अब सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं। अब दोस्तों ये तटों के अंदर ये जो पानी रह गया, इस पानी को कहेंगे दोस्तों क्या, आंतरिक जल। क्या, इस पानी को नाम दिया जाएगा आंतरिक जल। ठीक है, अब हम एक और रेखा डालेंगे जो कि दोस्तों इस रेखा से, आधार रेखा से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगी। कितनी दूरी पर, आधार रेखा से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगी। इसे हम, या तो हम इसे कह देंगे संलग्न क्षेत्र, ये यहाँ पर 12 लिख देता हूँ मैं, इसे कह देंगे संलग्न रेखा। क्या, संलग्न रेखा। ठीक है, इसे संलग्न रेखा
इंग्लिश में आप कहना चाहते हो कॉन्टिग्यूअस जोन भी कह देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो क्षेत्र है, कौन सा ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहेंगे ये या फिर इस जल को कहेंगे क्षेत्रीय सागर। कौन सा सागर, क्षेत्रीय सागर, क्षेत्रीय सागर। ठीक है, अब दोस्तों चर्चा करते हैं 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत को ये इस एरिया के अंदर जितने भी खनिज संसाधन होंगे, जैसे कि तेल, कोई भी खनिज, पेट्रोल, डीजल, इन सारे संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है किसे, भारत को, 0 से 12 किलोमीटर तक। ठीक है मित्रों, अब एक और लाइन खींचते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि रहती है कितनी, यहाँ पर आएगी, ये रहती है 24 किलोमीटर तक। कितनी रहती है ये लाइन दोस्तों, ये लाइन रहती है हमारी 24 किलोमीटर तक, जो कि दोस्तों आधार रेखा से रहती है, से आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक। और ये हमारी ये दूसरी रेखा है, इस रेखा का नाम जो हमने दिया था संलग्न रेखा, इससे 12 किलोमीटर तक। ठीक है, अब एक रेखा आती है 200 किलोमीटर तक, यहाँ पर आती है, इसे अपन 200 किलोमीटर तक, कहाँ तक, ये 200 किलोमीटर तक आती है, इस रेखा को 200 किलोमीटर। और कहाँ से 200 किलोमीटर तक इसकी दूरी होगी, तो आधार रेखा से ये रेखा दोस्तों 200 किलोमीटर की दूरी रखती है। यहाँ तक दोस्तों हमें अधिकार रहता है, जैसे हम किसी मिसाइल का परीक्षण करते हैं, कोई अन्य परीक्षण करते हैं, तो उस परीक्षण के लिए हमें अधिकार रहता है, हम 200 किलोमीटर तक समुद्र में, 200 नॉटिकल माइल तक हम कोई भी परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये रही हमारी भारत की हिंद महासागर में अवस्थिति और भारत का हिंद महासागर में महत्व। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो स्लाइड्स हैं वो ले लेता हूँ, जिसमें मैंने अपने पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, चलिए, हाँ तो दोस्तों ये है स्लाइड्स के कुछ पॉइंट। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक था भारत एक नज़र में, इन पॉइंट्स को भी हम दोस्तों देख लेते हैं एक बार। चलिए, पहला पॉइंट है भारत देश। भारत के नाम, जो कि मैंने आपको बताया, भारत को आर्यवर्त किसने कहा, जम्बूद्वीप किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा। ठीक है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, भारत की करेंसी है रुपया, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। जैसे दोस्तों ये एक गोलार्ध है, ठीक है, ये क्या है, एक गोलार्ध। इसमें यहाँ पे पहले डाली है विषुवत रेखा। ठीक है, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। दोस्तों भारत की स्थिति ये है, देखो ये है भारत की स्थिति। जैसा कि मैंने आपको मैप बता दिया, ये हमारा भारत है इस गोलार्ध में। तो इस गोलार्ध को अपन क्या कहेंगे, पहली बात तो ये, सॉरी यहाँ पर साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। पहली बात तो भारत हमारा कहाँ पर है, नॉर्थ गोलार्ध में है, क्योंकि ये पूरा नॉर्थ है, नॉर्थ में है नॉर्थ, और ये क्या है, ईस्ट। तो भारत नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत अपनी स्थिति रखता है। ठीक है, अब ज्यामिति के आधार पर भारत कैसा है, तो एक मिनट रुकिए। ज्यामिति के आधार पर भारत चतुष्कोणीय है, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया। चलो अभी एक बार और बता देते हैं। भारत का मैप लेते हैं, एक छोटा सा भारत का मैप बनाते हैं। तो ये हमारे भारत का मैप बनेगा। ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का मैप बन गया। तो भारत की आकृति कैसी है, तो भारत चतुष्कोणीय है ज्यामिति आकार से। किस तरह चतुष्कोणीय है, देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो भारत की स्थिति कैसी हुई, चतुष्कोणीय। ठीक है मित्रों, भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की जो जलीय बाउंड्री यानी कोस्टल लाइन, ये कितनी है, 75,16 किलोमीटर। लेकिन ये दोस्तों हमारे जो कि द्वीप हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सारे द्वीपों को मिलाकर है। और वैसे भारत की केवल भारत की जो राज्य हैं, इनकी कोस्टल लाइन कितनी है, तो इनकी है दोस्तों 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यह नेक्स्ट स्लाइड। अब दोस्तों भारत का एक और मैप बनाते हैं हम ऐसे ही। चलिए,
अब हम बनाते हैं इस लाइन से। तो ये हमारा बन गया भारत का मैप। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग भी अपनी कॉपी में भारत का मैप अपने हाथों से ही बनाइएगा, क्योंकि उससे क्या है ना, हमें एक प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस आती है, हम अपने भारत, कम से कम कोई मैप नहीं तो भारत का मैप तो बनाना ही सीख सकते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है कि नहीं भाई भारत का मैप बना लेंगे तो कुछ ये हो जाएगा। चलो, ये हमारा भारत का मैप बन गया। तो दोस्तों, भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। और भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ मानी जाती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। अब भारत में पुरुष आबादी कितनी मानी जाती है? तो 62 करोड़ की समथिंग भारत में पुरुष आबादी मानी जाती है, और 58 करोड़ की समथिंग भारत में महिला आबादी मानी जाती है। इसीलिए प्रति हजार, यानी कि 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिला ही हैं। मतलब कि कुछ जो बचे आदमी, कितने बचे आदमी, जैसे कि 57 आदमी भारत में हमेशा बैचलर रहते हैं। ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 किलोमीटर में भारत में 282 लोग रहते हैं। ठीक है। भारत में साक्षरता प्रतिशत, तो भारत में साक्षरता प्रतिशत है 74.04%, जिसमें से पुरुष साक्षरता परसेंट है 82.14%, और महिला साक्षरता परसेंट, महिला लिटरेसी है 65.46%। बेसिकली हमें क्या ना, महिला जो कि लिटरेसी है उसे भी इंक्रीज करना चाहिए। और भारत का जो पर्वतीय विस्तार है वो है दोस्तों, भारत में जो कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय विस्तार कितना है? 10.7%। 10.7% क्या है भारत का पर्वतीय विस्तार। ठीक है। अब दोस्तों, पहाड़ी विस्तार, इसमें थोड़ा मैं लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहाड़ी विस्तार कितना है भारत में? पहाड़ी विस्तार दोस्तों 18.6% की समथिंग भारत में पहाड़ी विस्तार है। ठीक है। और पठारी विस्तार 27.7% है, और जो मैदानी भाग है वो है 43% भारत में। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये हमने पशु पक्षी जो कि भारत के वो कवर किए हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का जो कि विरासत, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की में रखा गया है, वो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगे डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। और दोस्तों, जो कर्क रेखा है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उन्हें भी मैं जोड़ देता हूँ। जैसे कि भारत में तेल रिफाइनरी कितनी है? ऑयल, भारत में जो ऑयल रिफाइनरी है ना, मतलब तेल शोधशालाएं, क्या? तेल शोधशालाएं। भारत में तेल शोधशालाएं हैं दोस्तों। कितनी हैं तेल शोधशालाएं? तो 23 भारत में ऑयल रिफाइनरीज हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं, उन्हें भी अभी कवर कर देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, केवल उन्हीं को कवर करने हैं। भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं, यानी कि बिग पोर्ट, भारत में बड़े बंदरगाह यानी कि बिग पोर्ट कितनी है? तो भारत में बिग पोर्ट है 13। ठीक है। हम सारे पोर्ट, सारी चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि मैंने अभी हम एक, मैं आपके लिए सिलेबस की वीडियो भी डाल दूंगा यहाँ पर, मतलब रिकॉर्ड करके। तो भारत में बिग पोर्ट कितनी है? भारत में बिग पोर्ट है दोस्तों कितने? 13। ठीक है। तो दोस्तों, यही मोस्टली जो पॉइंट्स थे जो कि हमने मतलब कवर किए हैं। और ये दोस्तों आज हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, भारत एक नज़र में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़ेंगे? 1 मिनट रुकिए, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बता दें। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भूगर्भिक संरचनाएं। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, इन सारी वीडियो को अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। धन्यवाद।